अनामिका का बहुत लंबा नाक था, इसीलिए कोई भी अपने घर में कुछ पका रहा हो, अनामिका को उसकी खुशबू मिल ही जाती थी। इसीलिए देर ना करते हुए अनामिका तुरंत खुशी खुशी जाती थी और जो जो पकवान पके होते थे वो सब कुछ खा लेती थी, वो भी पूरी संतुष्टि के साथ। एक दिन शारदा का फोन बजता है। शारदा फोन की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी दोस्त रमा ने फोन किया है। फिर फोन उठा के शारदा हेलो कहती है। हेलो, हाँ रमा, कहो कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ शारदा, तुम कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। हाल ही में मैं भवानी से मिली थी, वो बता रही थी कि तुम्हें कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है। क्या बीमारी है वो? अरे वो बहरी है एक नंबर की, जो उसे सुनना चाहिए वो तो सुनी नहीं, फालतू की चीजें सुन लेती है। तुम उसकी परवाह मत करो। ये बताओ, इतने दिनों बाद कैसे फोन किया? मेरे पति कैंप पे गए हैं, मैंने सोचा कि एक बार फोन करके पूछ लूं अगर तुम मेरे साथ सो जाओ। बहुत हुआ, अब मजाक बंद करो, बताओ क्या बात है? शारदा, आज हमारे सारे दोस्त तुम्हारे घर आने वाले हैं। अरे वाह, तुमने तो आज बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। चलो आखिरकार सबसे मुलाकात हो जाएगी, तुम भी जरूर आओ। शारदा बहुत खुश होके ये बात कहती है। इतने दिनों बाद मेरे सारे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इससे पहले उन्हें कितने दफे बुलाया, पर वो कभी मेरे घर नहीं आए। मैं ऐसा पकवान पकाऊंगी उन सभी के लिए कि जाने के बाद भी वो सभी मुझे सालों साल याद रखेंगे। शारदा इस तरह से सोचती है। अनामिका देखती है कि सासू माँ बड़ी खुश है। क्या सासू माँ, आपके चेहरे पे तो लग रहा है कि 10,000 बल्ब जल गए हैं। क्या बात है? ये सुनकर शारदा मन ही मन सोचने लगती है। हाय भगवान, बहू को कैसे भी घर से मुझे बाहर भेजना होगा, नहीं तो ये लड़की एक ही बार में सारा पकवान खा जाएगी। शारदा ये सब सोच रही थी। क्या हुआ सासू माँ, अब तक तो आप ठीक ही थी, अचानक से इस तरह क्यों परेशान हो गई? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर तुम कई दिनों से पूछ रही थी ना कि तुम सिनेमा देखने जाना चाहती हो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जाओ सिनेमा देखाओ। क्या सासू माँ, आप देंगी? मुझे तो लगता था ये बंजर जमीन है। अब अचानक से आपकी ऐसी बातें सुन के मानो चारों तरफ हरियाली छा गई। अब तुमसे कौन बहस करे, मेरे पास वक्त नहीं। ये लो पैसे और जाओ फिल्म देख कर आओ। अनामिका उनके हाथों से पैसे लेके अपने कमरे में चली जाती है तैयार होने के लिए। बहू के रहते रहते वो नहीं चाहती थी कोई भी काम शुरू करना, इसीलिए वो सीधा जाके सोफे पे बैठ के टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका अपने बालों को खोलकर बिल्कुल मिस इंडिया के तरह तैयार होके बाहर निकल आती है और सासू माँ के सामने आके खड़ी हो जाती है। हेलो सासू माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? शारदा मजाक उड़ाते हुए कहती है। देखो बहू, चाहे तुम मुंह पे कितना भी मेकअप पोत लो, पर तुम्हारे नाक से मैं तुम्हें पहचाने लूंगी। अब ये सब फालतू की चीजें बंद करके जाओ। आप मेरी तरह इतनी खूबसूरत नहीं है ना, इसीलिए जलन होती है। तुम्हारी खूबसूरती से भी ज्यादा बहुत कुछ है, अब तुम जाओ। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका के जाने के बाद सासू माँ किचन में जाती है और खाना पकाना शुरू करती है। जैसे ही अनामिका अपनी गली छोड़ के बाहर निकल ही रही थी, तभी उसे खीर की खुशबू आती है। जैसे ही अनामिका को खीर की खुशबू मिलती है, अनामिका एक लंबी सांस लेती है। ये तो मीठी खुशबू है, लगता है खीर की है। अब तो मेरे पेट में हलचल मच चुकी है। जब तक ये खीर मेरे पेट में नहीं जाएगा, तब तक ये शांत नहीं होने वाला। ये सोच के अनामिका जिस तरफ से खुशबू आ रही थी, उसी दिशा में चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे समझ में आता है कि कोमल नाम के एक व्यापारी के घर से खीर की खुशबू आ रही है। धीरे धीरे अनामिका कोमल के घर पहुंच जाती है। कोमल जी के घर के सामने फूलों का माला टंगा हुआ था। अनामिका को लगता है यही सही समय है, इसीलिए पीछे के रास्ते से कोमल के घर में घुसती है और किचन में खीर ढूंढने लगती है। पर अनामिका को खीर कहीं नहीं मिलती है, बस खुशबू आ रही थी। फिर जैसे ही किचन से निकल आती है, वहाँ पूजा का कमरा था जहाँ खीर रखी हुई थी। फिर अनामिका खीर लेके उसी दिशा में वापस जाने लगती है जिस तरफ से वो घर के अंदर घुसी थी। वहीं पे वो सारा खीर खा लेती है, फिर उस बर्तन को वहीं पे फेंक देती है और अपने रास्ते वो चली जाती है। फिर जैसे ही वो जाने लगी, उसे फिर से मीठी खुशबू आने लगी। फिर अनामिका वहाँ भी जाती है और बहुत ही मुश्किलों के साथ फिर से वो मीठा पकवान वो खा लेती है। तब तक काफी समय हो गया था और अनामिका के पेट में चूहा कूदना भी कम हो गया था। तब वो थिएटर जाती है। तब तक सिनेमा में इंटरवल का टाइम हो चुका था।
अनामिका फिर घर लौट आती है। थोड़ी देर में ही जब अनामिका घर पहुंचने ही वाली होती है, तभी अचानक से बिरयानी, पुलाव, मटन करी और चिकन पकोड़े की खुशबू आने लगती है उसे। इतनी अच्छी खुशबू पाते ही अनामिका की खुशी दुगनी हो जाती है। अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इसकी तलाश में अनामिका लग जाती है। खुशबू लेते लेते वो आखिरकार अपने घर पहुंच जाती है और वहां जाके देखती है, ये मेरा ही घर है। हमेशा रविवार या कोई रिश्तेदार आए तभी हमारे घर में इतने तरह तरह के पकवान पकते हैं, हमेशा तो नहीं पकते हैं। फिर आज इतना क्यों पके हैं? हाय भगवान, इसका मतलब है सासू माँ ने मुझे पैसे दिए थे, प्यार से नहीं। मैं सारा पकवान खा जाऊंगी इस डर से मुझे पैसे देके घर से बाहर भेज दी थी। अब मैं सासू माँ को देखती हूँ। ऐसा कह के अनामिका अपनी सासू माँ को देखने जाती है। उधर सासू माँ तैयार होने गई तो दरवाजा लगा के गई। अनामिका को लगता है यही सही वक्त है। वो खिड़की से किचन में प्रवेश करती है और सारे पकवान को एक एक करके खाने लगती है। अब क्योंकि अनामिका ने इतने पकवान खा लिए थे, इसलिए उसका पेट एयर बलून की तरह फूल गया था। तभी अनामिका को भनक लगी कि सासू माँ किचन की तरफ आ रही है। अब अनामिका वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी तो वो भाग ही नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करती है पर उससे संभव नहीं हो पाया। तब तक सासू माँ शारदा आ जाती है। अनामिका का पेट इतना फूल चुका था कि शारदा अनामिका का चेहरा ही नहीं देख पाई। बस शारदा को एक बड़ा सा पेट दिख रहा था। अनामिका को इस तरह देखकर शारदा इतना डर जाती है कि डर के मारे वो किचन से भाग जाती है। जैसे ही शारदा भागने लगी, वो अनामिका को आके जोरों का टक्कर मारी। जैसे ही सासू माँ धक्का मार के नीचे गिरती है, अनामिका एक जोरों का गैस छोड़ती है। उस गैस के कारण शारदा बेहोश हो जाती है। फिर धीरे धीरे अनामिका उठ के बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद जब शारदा को होश आता है, शारदा ये परिस्थिति देखकर तो अपना सर पकड़ लेती है। एक रात करीबन जब रात के 11 बज रहे थे, अनामिका की नींद खुल जाती है। मुड़ के देखती है, उसके पति बगल में नहीं है। सोचा कि वॉशरूम गए होंगे, इसलिए वो पानी पीने के लिए हॉल में चली गई। तभी अनामिका ने अचानक से देखा बगान की तरफ जाने वाला दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो व्यंग करते हुए कहती है, मेरी क्रूर सासू माँ ये तो भली भांति जानती है कि जायदाद के लिए अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदारों की जान कैसे लेनी है, पर सोने से पहले ये नहीं देखती है कि दरवाजा बंद है या नहीं। कैसी इंसान है ये सोचकर वो जाती है दरवाजा लगाने के लिए कि देखती है कि सासू माँ शारदा और बेटा रमेश टेबल के पास बैठकर कुछ बातें कर रही है। फिर वो बिना आवाज किए वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और वो उन दोनों की बात चुपके सुनने लगती है। इधर इस बात की भनक लगे बिना सासू माँ शारदा और बेटा रमेश अपने सारे गुप्त रहस्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। खास करके कैसे उन्होंने अनामिका के पिताजी की जान ली थी। डर क्यों रही हो माँ? हमने ससुर जी को मार के सारा संपत्ति ले लिया। उन्होंने हमने कहा, मतलब पिताजी की मृत्यु के पीछे रमेश का भी हाथ है। मतलब माँ बेटा दोनों मिलके मेरे पिताजी की जान ले ली और देखो मेरे सामने कैसे सीधे बनके घूमते फिरते हैं। मुझे सुनना पड़ेगा वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, तभी मुझे उनके सारे बुरे इरादों के बारे में अच्छे से पता चलेगा। ये सोचकर वो कान लगा के सुनने लगती है कि वो और क्या क्या बातें कर रहे हैं। बहू अनामिका मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं उसके पिताजी को मार डाली तो वो भी मुझे मार देगी। माँ, अनामिका इस परिस्थिति में आए उससे पहले ही हमने सोचा था ना उसे हम मार देंगे। आज रात ही हम उसे मार देते हैं। बोलो माँ, बोलो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए, इतने दिनों से मुझे लगता था मेरे पति एक भले इंसान है, पर एक भले इंसान के मुखौटे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, ये बात नहीं पता था। अब मैं धीरे धीरे सब समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे सच पता है कि उन्होंने मेरे पिता को मारा तो वो मुझे भी अब मार देंगे। माँ बेटा तो बहुत कमाल के हैं, लोगों को परेशान करने के बाद भी उन्हें चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं, पर इनके पापों का घड़ा भर चुका है। ऐसा कह के वो उनकी बातें फिर से सुनने लगती है। अगर उस दिन तुम अपने गुस्से को संभाल लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और इतना डरने का नौबत भी नहीं आता ना माँ। हाँ ठीक है ना, उस दिन उत्साह में सारा सच मुंह से बाहर निकल आया। उतना गुस्से में तुमने एक काम अच्छा किया, ये कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया। गुस्से में अगर तुम कह देती कि हम दोनों ने मिलकर ससुर जी को मारा है, फिर तो हमारी परिस्थिति उल्टी हो जाती। रमेश के मुंह से जब अनामिका ये बात सुनती है तो उसे रोना आ जाता है। मृत्यु से पहले अपनी जान बचाने के लिए
पिताजी ने कितनी संघर्ष की होगी, ये सोचकर अनामिका पागलों की तरह रोने लगती है। अब तक मेरे पिता की मृत्यु की वजह मैं सोचती थी मेरी सासू माँ शारदा ही है। मेरे पति के ऊपर मुझे शक तो था, पर आज मेरा शक सच हो गया। मतलब माँ बेटा दोनों मिलके जायदाद के लिए मेरे पिताजी की जान ली है। ये सही समय है, तुम लोगों ने जायदाद के लिए मेरे पिताजी की जान ली थी। अब मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मैं तुम दोनों की जान लूंगी। जब सास और पति ऐसा हो तो उनके लिए मेरे मन में भी कोई करुणा नहीं है। ये सोचकर फिर अनामिका उनकी बातें सुनने लगती है। जो होना हो गया, अब बताओ बहू को कैसे मारना है और कब मारना है। जब शारदा पूछती है तब रमेश जो परिकल्पना सोच रखा था उस बारे में उसे बताता है। अनामिका उनका पूरा प्लान सुन लेती है, फिर सोचती है यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए अपने बेडरूम में जाके बेड पे बैठ जाती है। सिर्फ तुम्ही लोगों को पता है कैसे जहर देना है, मैं भी जानती हूँ कैसे देना है। तुम लोगों ने 2 दिन का वक्त लिया है मुझे मारने के लिए, है ना? पर मैं तो तुम्हें कल ही जहर दे के मार दूंगी। ये सोच के जैसे अनामिका कुछ नहीं जानती है, ऐसा भाव करके वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद रमेश आके वो भी सो जाता है। अभी तक लग रहा था कि अनामिका को उनके रहस्य, उनके परिकल्पनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर अनामिका अगले दिन सुबह उठती है, घर का सारा कामकाज करती है, खाना पकाती है। फिर करीबन सुबह के 11 बजे रमेश और सासू माँ आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चेयर पे आके बैठते हैं। फिर अनामिका बड़े अजीब से देखती है और आके नाश्ता परोस देती है। पर शारदा को अनामिका में बदलाव नजर आ जाता है। अनामिका में बदलाव देखकर शारदा बहुत डर जाती है। क्या बात है, ऐसे क्यों हमें देख रही हो? नाश्ते में जहर मिला के दिया है क्या? अच्छा सासू माँ, तो आपकी भी ऐसी परिकल्पना है? वैसे जो आपने पाप किया है ईश्वर सभी कुछ देख रहे हैं और पाप का फल भी वही देंगे। मैं ये सब करके क्यों पाप करूँ भला? मैं अपना हाथ क्यों गंदा करूँ? आप पाप कर रही है, आपका पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो आपको मरना होगा। ऐसा कह के अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। रमेश अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, तुम अनामिका को इस तरह की तरकीब मत दिया करो, समझी ना? ऐसा कह के वो नाश्ता करने लगता है। शारदा भी बिना कुछ कहे हुए चुपचाप खाने लगती है। जब खत्म करके वो उठने ही वाली थी तभी अनामिका एक हाथ में जहर का बोतल और दूसरे हाथ में कुछ कागजात ले आके सीधा डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देती है। ये देखकर माँ बेटा दोनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। ये कोई साधारण जहर नहीं है सासू माँ, सांप बिच्छू का जहर है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। ये सुन के माँ और बेटा दोनों ही बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। फिर घुटनों में बैठ के उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करने लगते हैं उनकी जान के लिए। फिर अनामिका चेयर पे बैठ के हंसते हुए कहती है, मेरे पिताजी भी आपके सामने ऐसी विनती की होगी ना? अरे बहू, ये गलती से हो गई, मुझे पता नहीं ऐसी दुर्बुद्धि कहाँ से आई थी। तुम मेरा बहुत सेवा करती हो, ख्याल रखती हो, है कि नहीं? तुम एक लौती हो, ये मुझे पता था कि सारी संपत्ति तुम्हें ही मिलेगी, पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गलती से हो गया। तुम्हें पता नहीं मैं कितना रोई थी, तुम्हें नहीं पता अनामिका? हाँ सासू माँ, ये बात तो रात में आप दोनों को बगान में कहते हुए सुना। ये सुनने के बाद माँ और बेटे को तो मानो सदमा लगता है। जिस जायदाद के लिए आपने मेरे पिताजी की जान ली, उस जायदाद से जाके कहिए आप दोनों की जान बचा ले, देखिए कुछ होता है कि नहीं। अनामिका, हम तुम्हारी पूरी संपत्ति दे देंगे, हमें बचा लो। जब सासू माँ और बेटा इस तरह विनती करने लगे तो जायदाद के कागजात वो उनके सामने रख देती है। शारदा और रमेश जल्दी से उन कागजातों पर दस्तखत कर देते हैं। अनामिका डॉक्टर कृष्णा को फोन लगाती है। डॉक्टर कृष्णा वहाँ पे उन्हें देखने के लिए आते हैं। किसी भी तरह का जहर आपके शरीर में नहीं गया है, वो खाली बोतल आप लोगों को दिखाई थी। बस अनामिका चाहती थी जितनी तकलीफ उसके पिताजी को हुई थी वो आपके चेहरे पे देखना, इसीलिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। पर मैंने ही कहा था कि उन्हें मौत के मुंह तक ले जाके छोड़ देने, वो जरूर बदलेंगे उसके बाद। डॉक्टर कृष्णा की ये बात सुनने के बाद शारदा और रमेश आके अनामिका के पैरों पे पड़ जाते हैं। उसके पिताजी के केस में उनकी जो गलती थी उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थे। धीरे धीरे दिन निकलते गए, सास और बेटे में धीरे धीरे बदलाव भी आता गया और ये देखकर अनामिका बहुत खुश हुई।